नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लोन वोल्फ अटैक्स से संबंधित, लोन वोल्फ टेररिज्म। दूसरा आर्टिकल हम उठाएंगे इंडिया की यूनिवर्सिटीज और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से संबंधित। तीसरा इंडिया की अर्बनाइजेशन पॉलिसीज से संबंधित। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक एग्जाम्पल जो आप यूज कर सकते हो केस स्टडीज में और थ्योरीज में भी। अंशुल गुप्ता अभी फिलहाल कमिश्नर हैं उज्जैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, मध्य प्रदेश में उज्जैन जिला। अब देखो इन्होंने क्या किया, एक ना हिस्टोरिकल पोंड को रेनोवेट करना था, मतलब काफी खस्ता हालत में था तालाब, उसको ठीक करना था। तो इन्होंने ना 125 वॉलंटियर्स की सहायता से उस हिस्टोरिकल पोंड को रिस्टोर करवाया। सरकार से एक पैसे की मदद भी नहीं ली गई। इन्होंने क्या किया, एक नॉन प्रॉफिट एजुकेशन कंजर्वेशन ग्रुप से बात की, प्लान बनाया कि कैसे इस पोंड को, तालाब को रिस्टोर किया जा सकता है। उसके बाद एक साइंटिफिक एनवायरमेंट फ्रेंडली डीसिल्टिंग एंड रिस्टोरेशन प्लान डेवलप किया। बाद में लोकल कॉलेजेस में जो यूथ थे अपने सोशल मीडिया पे डाला, बहुत सारे ग्रुप्स, नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओज और ग्रुप्स आगे आए। अलग अलग कॉलेजेस से वॉलंटियर सामने आए कि हम योगदान देंगे इस ऐतिहासिक तालाब को रिस्टोर करने में। तो ये देखो लीडरशिप का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। फंड्स ना होने के बावजूद अंशुल गुप्ता जो आईएएस हैं, उन्होंने जो ऐतिहासिक पोंड था उसको ठीक करवाया। मतलब ये एक एग्जांपल है कि पैसा ना होना एक बहाना नहीं है। अगर ऑफिसर्स चाहें तो गवर्नमेंट रिसोर्स यूज किए बिना भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है एथिकल लीडरशिप एंड गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल लोन वोल्फ अटैक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है, एक्सपर्ट्स ने कंसर्न्स रेज किए हैं कि भारत में लोन वोल्फ टेररिज्म का जो थ्रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। लोन वोल्फ टेररिस्ट होते कौन हैं? लोन का मतलब होता है अकेला, सिंगल इंडिविजुअल, और वोल्फ का मतलब होता है भेड़िया। देखो मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। वैसे देखो जैसे 26/11 का अटैक है, यूएस में 9/11 का अटैक है। ये अटैक जो है ना, इनकी बहुत प्लानिंग की गई, बहुत ज्यादा इनकी प्लानिंग की गई और काफी केयरफुली इनका एग्जीक्यूशन किया गया। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे इन अटैक्स को कैरी आउट करने में और लंबे समय से इनकी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन जो लोन वोल्फ अटैक होता है ना, मान लीजिए कोई सिंगल पर्सन है, वो इंटरनेट पर रहता है, रेडिकलाइज हो चुका है और वो अपने आप से किसी टेरर अटैक को अंजाम दे देता है बिना किसी दूसरे टेररिस्ट के संपर्क में आए। समझ गए? मान लीजिए कोई पर्सन है जो इंटरनेट पर सर्फिंग करता रहता है, उसे कुछ रेडिकलाइज्ड मटेरियल मिला, मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें उस पर्सन के माइंड को वाश करने की कोशिश की गई, ऐसी ऐसी बातें बोल के कि तुम्हारी कम्युनिटी के साथ बहुत गलत हुआ है, तुम्हारी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिसका बदला अब तुम्हें लेना है। अब देखो ऐसी ऐसी बातें सुनकर वो पर्सन रेडिकलाइज हो जाता है, वो बदला लेने की सोचता है। कैसे? जैसे भीड़ पर हमला कर कर, बॉम्ब प्लान करके, या फिर और कुछ नहीं मिला तो स्टैबिंग कर दी। कई सारे देशों में स्टैबिंग की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, चाकू मार दिया काफी सारे लोगों को। काफी बार ऐसा भी होता है जैसा फ्रांस में देखने को मिला, जहां भीड़ एक जगह इकट्ठा है तो वहां पे भारी भरकम व्हीकल से टक्कर मार दी। तो व्हीकल के टकराने से, फॉर एग्जांपल जीप या ट्रक के टकराने से काफी लोगों की डेथ हो जाती है या फिर वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो ये है लोन वोल्फ टेररिज्म। इसमें देखो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसमें एक पर्सन खुद ही इंटरनेट पर आइडियोलॉजी से प्रभावित हुआ और उसने खुद ही टेरर अटैक को अंजाम दे दिया। इंडिया के लिए देखो ये इसलिए खतरा है क्योंकि पाकिस्तान, आपको पता है, लंबे समय से इंडिया में टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, हथियार देता है, उनको पैसा देता है, उनको आइडियोलॉजी प्रोवाइड करता है। दूसरा, आपको पता है हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ना, वो काफी ज्यादा हो चुकी है और अभी भी बढ़ रही है। समय लगेगा जब पॉपुलेशन जाके स्टेबलाइज होगी। तो मतलब इंडिया में उन जगहों को ढूंढना जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा आसान है। तो इसके चलते लोन वोल्फ टेररिज्म की जो घटनाएं हैं हमारे देश में बढ़ सकती हैं। इसके बाद देखो कुछ चैलेंजेस जो एसोसिएटेड हैं
लोन वोल्फ टेररिज्म के साथ। जैसे देखो, सबसे पहले अनप्रेडिक्टेबल नेचर, मैं आपको बताता हूं। देखो, जो प्लान टेरर अटैक्स होते हैं ना, जिसमें काफी सारे लोग मिलके काम करते हैं, टेररिस्ट मिलके काम करते हैं, फॉर एग्जांपल 26/11, इसमें ना कहीं पुलिस या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज कामयाब हो जाती हैं ये पता लगाने में कब टेरर अटैक होने वाला है। तो ज्यादातर टेरर अटैक्स को तो फोइल कर दिया जाता है, पहले से ही प्रिवेंट कर लिया जाता है। लेकिन देखो, अब लोन वॉल्फ टेररिज्म देखिए, कब किसके मन में क्या चल रहा है, कौन सा यूथ इंटरनेट पर ऐसी वेबसाइट्स को देख रहा है जिससे वो रेडिकलाइज हो चुका है, पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कब जाके वो बम अटैक कर दे, कब जाके वो व्हीकल से भीड़ को मार दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। काफी अनप्रेडिक्टेबल है लोन वोल्फ टेररिज्म। इसके बाद नेक्स्ट है यूज ऑफ इंटरनेट। देखो, एक चीज आपको बताऊं, बहुत सारे हैंडलर इंटरनेट पर ऐसे बैठे हैं जो यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस कैसे चलती है मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए फेसबुक पेज पे थोड़ी सी मॉडरेट भड़काऊ वीडियो शेयर की गई। अब ना उस वीडियो को किस किसने शेयर किया, किस किसने लाइक किया, यह देखा जाता है। जिन जिन लोगों ने शेयर किया, जिन जिन लोगों ने लाइक किया, उनसे फिर फर्दर थोड़ा और भड़काऊ मटेरियल शेयर किया जाता है। अब देखा जाता है कि किस किस के जो व्यूज हैं इन मटेरियल के ऊपर ऑलरेडी काफी ज्यादा रेडिकलाइज हैं या फिर ऐसा है जिनको आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों की पहचान की जाती है, उनको पर्सनल मैसेज भेजे जाते हैं और ज्यादा भड़काऊ मटेरियल के। फिर बाद में उनको धीरे धीरे एक डायरेक्शन दी जाती है कि आप ऐसा कर दीजिए, इससे हम बदला ले लेंगे हमारी कम्युनिटी के खिलाफ जो गलत हुआ है। समझ गए, ऐसी प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट है इजी टू कैरी आउट। ये जो लोन वोल्फ टेरर अटैक्स होते हैं ना, इनको कैरी आउट करना रिलेटिवली काफी ज्यादा आसान होता है, ज्यादा प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अब एक चीज देखो, ये भी है, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, इनसे भी लोन वोल्फ टेररिज्म का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते, आपको याद होगा, डीप फेक। डीप फेक में क्या होता है, मशीन लर्निंग की सहायता से ऑडियो और विजुअल जो कंटेंट है वो चेंज कर दिया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है। दूसरे ड्रोन देख लीजिए, ड्रोन आ गए हैं, इवन ऐसे व्हीकल्स आ गए हैं जिनको रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है। मतलब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आज के समय में आ गई है जिनके आने से लोन वोल्फ टेररिज्म का खतरा बढ़ गया है। बात करें कानून की, क्या स्टेप सरकार की तरफ से लिए गए हैं या फिर क्या कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, जिसमें स्पेशल प्रोसीजर्स हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज से डील करने के लिए। नेक्स्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था 2008 के मुंबई हमले के बाद में। ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है हमारे देश में। इसके बाद नेट ग्रिड है, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इसका मकसद है कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, मतलब बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, ताकि टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में इंडिया की जो कैपेबिलिटी है उसे मजबूत किया जा सके। मतलब इंडिया और ज़्यादा मजबूत हो टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में, ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। उसके बाद काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन इस्टेब्लिश की गई है और साइबर एंड सिक्योरिटी डिवीजन इस्टेब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैंडेट दिया गया है कि वो काउंटर रेडिकलाइजेशन से संबंधित एक नया प्रोग्राम डेवलप करें। समझ गए, मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट को बोला गया है कि यूथ को रेडिकलाइज होने से रोका जा सके, इसके लिए आप एक काउंसलिंग प्रोग्राम डेवलप करो ताकि वो यूथ जो रेडिकलाइज हो रहे हैं या हो चुके हैं उन्हें डी रेडिकलाइज किया जा सके। इंडिया में एक चीज अच्छी ये है, यूएस जैसे देशों में ना, आज ही मैं सुबह की न्यूज पढ़ रहा था, कैलिफोर्निया में 10 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई वहां पे एक शूटिंग की घटना में। और अक्सर यूएस से ऐसी शूटिंग की घटनाएं हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। इंडिया में अच्छी बात यह है, हथियार हासिल करना बहुत मुश्किल है, मतलब एक आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। अब जो क्राइम के रास्ते पर चल पड़ा है उसके तो नेटवर्क होते हैं, देसी कट्टा या फिर देसी बंदूक, इलीगल वेपन्स वो हासिल कर सकते हैं। फिर भी दूसरे देशों के कंपैरिजन में इंडिया में हथियार हासिल करना बहुत मुश्किल है। केरला जैसे राज्यों ने ऐसे रेडिकलाइज्ड यूथ को फिर से रास्ते पर लाने के लिए प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे ऑपरेशन पीजन। वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है, सबसे पहले तो देखो, आप पूरे देश में एक नेशनल काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन डेवलप करो। जैसे इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ना, नो फर्स्ट यूज का, उसी प्रकार से काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट भी इंडिया का एक डॉक्ट्रिन होना चाहिए।
नेक्स्ट, टेक्निकल इंटेलिजेंस कैपेसिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जैसे सोशल मीडिया और साइबर स्पेस की मॉनिटरिंग आसानी से की जा सके। कहीं भी कोई रेडिकलाइज्ड मटेरियल शेयर किया जा रहा है तो उसे पकड़ा जा सके, और जो जो यूथ उसे शेयर कर रहे हैं, जो जो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, समय रहते उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दूसरी एजेंसीज के पास ना एक कॉन्टिजेंसी प्लान भी होना चाहिए। मतलब एकदम से पता लग गया कि बहुत सारे यूथ रेडिकलाइज हो गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, तो तुरंत से तुरंत क्या एक्शन लिया जाए, उसके लिए कॉन्टिजेंसी प्लान होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड पुलिस टीम्स भी होनी चाहिए, क्योंकि देखो लॉ एंड ऑर्डर में फर्स्ट जो रिस्पोंडर होते हैं ना, वो पुलिस पर्सनल होते हैं। तो पुलिस को अच्छी ट्रेनिंग देना जरूरी है, उनको हथियार देना जरूरी है, उनको सिखाना जरूरी है कि ऐसे यूथ जब भी सामने आए तो उनको अलग से ट्रीट किया जाए, ये अलग केसेस हैं, इस प्रकार से पुलिस टीम्स को ट्रेन किया जाए। डी रेडिकलाइजेशन एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजीज, इंडिया को देखो समय समय पर अपने लॉज को और ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ऐसे धर्मगुरु जो धर्म के प्रचार के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, कम्युनिटीज को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे धर्मगुरुओं के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, उनको काउंटर टेररिज्म लॉज से प्रोसिक्यूट किया जाए। इसके साथ साथ देखो कम्युनिटी एंगेजमेंट भी जरूरी है। जब देखो विभिन्न कम्युनिटीज के साथ पुलिस का और दूसरी एजेंसीज का एंगेजमेंट अच्छे से होगा ना, तो उस कम्युनिटी के लोग अपने आप पुलिस के पास आएंगे और बताएंगे कि देखो हमारी कम्युनिटी का ये पर्सन है, इसकी गतिविधियां हमें ठीक नहीं लग रही हैं। इसके बाद हेल्पलाइंस ऐसी क्रिएट की जाए जहां पे प्रोफेशनल काउंसलर्स बैठे हों, साइकोलॉजिस्ट बैठे हों, जो रेडिकलाइज्ड यूथ की हेल्प कर सकें फिर से मेन स्ट्रीम में आने में। सबसे लास्ट में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मजबूत किया जाए। बहुत सारे देश जो हैं वो लोन वोल्फ टेररिज्म की समस्या से सफर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस, यूएसए, तो वो कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, वो कैसे इस समस्या से निपट रहे हैं। इंडिया बहुत कुछ सीख सकता है, उनको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी मजबूत होना चाहिए इस इश्यू पर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लोन वोल्फ टेररिज्म से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन यूनिवर्सिटीज से संबंधित है, या फिर कहें हायर एजुकेशन पर फोकस है इस आर्टिकल में। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमारे देश के बहुत सारे यूथ आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनीज को हेड कर रहे हैं, जैसे सुंदर पिचाई है, सत्य नडेला है, पराग अग्रवाल जो अभी इस्तीफा दे चुके हैं, वो इंडिया के इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं। लेकिन देखो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मतलब इंडिया में टैलेंट तो है कि यहां के लोग जाकर बड़ी बड़ी एमएनसीज को अगर लीड करते हैं तो कुछ तो बात है ना देश में। लेकिन देखो बात यह है कि इंडिया का जहां से वो यूथ निकले हैं उस हायर एजुकेशन सिस्टम की वर्ल्ड एकेडमिक्स में चर्चा नहीं होती। अब जैसे टाइम्स रैंकिंग की बात कर लीजिए, टॉप जो इंडिया की यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट आएगा ना, वो 250 से लेके 300 के बीच में है। ये देखिए इतनी खराब रैंकिंग है इंडिया के इंस्टीट्यूट्स की। आईआईटीज की रैंकिंग देखो, आईआईटीज वैसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको भी पता है, लेकिन आईआईटीज की रैंकिंग टॉप में नहीं आती क्योंकि ना वो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स नहीं है। जब ये वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज को, इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग दी जाती है ना, तो एक ये चीज देखी जाती है कि वो इंस्टीट्यूट कितना ज्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी है। आज के समय में ना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता है, कि मतलब कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है ना, ऐसा नहीं कि उसको बाकी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज आज के समय में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस पर फोकस कर रही हैं कि स्टूडेंट ना अलग अलग डोमेन से थोड़ा थोड़ा तो जरूर सीखें। फिर हमने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बात पर फोकस किया है, तो आने वाले समय में आईआईटीज की रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है। अब इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, जहां देखो इंडिया का जो एकेडमिक सिस्टम है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। आपने देखा होगा इंडिया में कितने सारे कॉलेजेस हैं, कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन देखो ये बात भी सच है कि इंडिया का जो एकेडमिक सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, फ्रेगमेंटेड है, कंसोलिडेटेड नहीं है। अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं प्रोवाइड करता इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हालांकि कोशिश की गई है, लेकिन आप बताइए कितने कॉलेज ऐसे हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपना सिलेबस खुद से बना सकती हैं।
जो खुद से टीचर्स को सैलरी दे सकती हैं अपने हिसाब से। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इनडायरेक्टली ज्यादा सैलरीज दे देती हैं प्रोफेसर्स को, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनकी वजह से इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ना ऑटोनॉमी बहुत कम है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। कितने साल का कोर्स चलाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, किस प्रकार से सिखाना चाहते हैं, बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से रियल जो इनोवेशन है ना वो आ नहीं पाती। देखो सरकार भी क्या करे, सरकार की भी मजबूरी है, आपको भी पता है। बहुत सारे तो ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ डिग्रीज देते हैं, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ एग्जाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिग्री देते हैं पैसा लेके। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को कंट्रोल करने के लिए ना टाइट रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार को रखने पड़ते हैं। लेकिन देखो एक टाइट बैलेंस स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनोवेशन लाना चाहते हैं, उनको थोड़ा फ्री हैंड दिया जाए। अभी देखो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ किया गया है देश में अपनी ब्रांचेस ओपन करने के लिए, उनको भी तो सरकार फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है ना। तो लोकल इंस्टीट्यूट्स को सरकार फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं देती, एक ये पॉइंट है। दूसरा राइटर ये बोलते हैं कि देखो इंडिया प्रयास कर रहा है बहुत बढ़िया ढंग से, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 2014 में 81 हुआ करती थी, 2022 में आते आते 40 हो गई है। अभी भी इंडिया यूएस और चाइना से काफी पीछे है, लेकिन धीरे धीरे गैप जो है वो कम होता जा रहा है। नंबर ऑफ पीएचडीज इंडिया में जितनी अवार्ड की गई है ना साइंस और इंजीनियरिंग में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का स्थान तीसरे नंबर पे है। इसके अलावा ग्लोबल रैंकिंग की बात करें साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में 7th पोजीशन थी इंडिया की 2010 में, और 2020 में आते आते तीसरी पोजीशन इंडिया की हो गई है। NIRF जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, विभिन्न इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग देता है, उनके बीच में कंपटीशन पैदा होता है। कंपटीशन जब पैदा होता है, आपको भी पता है, कुछ अच्छा करने की भावना आती है इंस्टीट्यूट्स में, और ज्यादा इनोवेशन आती है, ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट्स परफॉर्म करते हैं। अब एक चीज देखो अच्छी ये भी है कि बहुत सारी ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे देखो रिलायंस की यूनिवर्सिटी है, टाटास के भी इंस्टीट्यूट हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंस। तो मतलब ये जो फिलैंथ्रोपिक यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की गई है ना, ये भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और ये आने वाले समय में वर्ल्ड मैप पर इमर्ज होकर आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो सरकारी इंस्टीट्यूट हैं जैसे IIM है, IITs हैं, मतलब मेन तो अभी फिलहाल क्वालिटी वहीं से निकल के आ रही है, और उनको सरकार को लगातार अच्छा खासा फंड देना पड़ेगा। चाइना के इंस्टीट्यूट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके वैसे तो काफी सारे रीजंस हैं, लेकिन चाइना ने ना ओवर द डिकेड्स पिछले कई दशकों में बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं अपनी टॉप यूनिवर्सिटीज को इंप्रूव करने के लिए। तो इंडिया को भी ऐसा ही करना होगा। एक इंडिया की स्ट्रेंथ ये है, इंडिया में 100 से ज्यादा रिसर्च लेबोरेटरीज हैं अलग अलग एरियाज में, जिनको स्पॉन्सर किया जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के द्वारा, या फिर दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। वो अपनी अपनी रिसर्च फील्ड में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और उन लेबोरेटरीज से बहुत बार ऐसे प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं जो जिनका कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा होता है। तो मतलब ये लेबोरेटरीज जो हैं इंडिया की इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जैसे किसी लेबोरेटरी ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाने में हेल्प की जो काफी ज्यादा बिक रहा है, तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन होगा। लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, इससे इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है और ज्यादा बढ़ेगी। आज देखो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में इंडिया को ना काफी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि देखो चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज अब कटने लगी हैं, खास करके कोविड-19 के बाद जिस प्रकार से चाइना रशिया का साथ दे रहा है इस वजह से। तो ना वर्ल्ड के विभिन्न मेजर कंट्रीज ना सिर्फ अलग अलग फील्ड्स में जैसे डिफेंस की फील्ड में, बल्कि एजुकेशन की फील्ड में भी इंडिया के साथ ज्यादा कोऑपरेट करना चाहते हैं। तो G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है। इंडिया के पास एक बड़ा मौका है G20 के मेजर कंट्रीज के साथ, उनकी यूनिवर्सिटीज के साथ कोऑपरेशन इंक्रीज करने का। अब जब ये होगा, जब इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ कोऑपरेट करेंगी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंडिया को। इसके लिए देखो एक चीज ये की जा सकती है, जैसे ना यूएस का एक फुल ब्राइट प्रोग्राम है, जिसमें ना यूएस हर साल 8,000 के आसपास स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। वो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, सीख के आते हैं। वैसे ही इंडिया इस प्रकार की स्कॉलरशिप लॉन्च कर सकता है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाएं, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि स्कॉलर्स भी, प्रोफेसर्स भी सीख कर आए, बाद में उन चीजों को इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया के एकेडमिक सिस्टम से संबंधित।
इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो अर्बनाइजेशन पॉलिसीज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, नवंबर में पिछले साल वर्ल्ड बैंक के द्वारा ना एक रिपोर्ट रिलीज की गई, फाइनेंसिंग इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। इस रिपोर्ट में कहा गया कि देखो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा आएगी ना सिटीज में, उतना आसानी से जो अर्बन प्रॉब्लम्स हैं, अर्बन एरियाज में चाहे बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है, उनको आसानी से एड्रेस किया जा सकता है। देखो, 1990 के बाद से ही, जब से देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं ना, तब से कोशिश की जा रही है ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिनका कहना है कि बहुत ज्यादा पैसे चाहिए हमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन उस हिसाब से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, ना के बराबर आ रही है। आज के समय में सिटीज में जो एक्सपेंडिचर होता है ना, 48% पैसा तो आता है देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से, 24% पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट से, 15% सिटी गवर्नमेंट से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट से 3% और कॉमर्शियल डेट यानी जो कर्ज लिया जाता है म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स के द्वारा, उससे 2% पैसा आता है खर्च करने के लिए। तो कितनी कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रही है आप देखिए। ईसर जज आहलुवालिया रिपोर्ट आई थी अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित। इसमें कहा गया कि 2030 आते आते सरकार को 39.2 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी अर्बन एरियाज में इंफ्रा क्रिएट करने के लिए। 11th 5 ईयर प्लान में यह कहा गया था 4 बेसिक सर्विसेज के लिए 1,29,337 करोड़ की आवश्यकता है। मैकिन्से रिपोर्ट में कहा गया 90 लाख करोड़ की आवश्यकता है अर्बन इंफ्रा क्रिएट करने के लिए। मतलब समझ गए ना, इतना अब सारा डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही तरह का डेटा है। ये सारा डेटा का एग्जाम्पल देके राइटर ये बोलना चाहते हैं इतना सारा पैसा चाहिए इंडिया में अर्बन एरियाज में इंफ्रा क्रिएट करने के लिए, लेकिन जो मिशंस है ना, जैसे स्मॉल सिटी मिशंस हैं, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, सबको मिला भी दें तो टोटल जो ये इन मिशन से इन्वेस्टमेंट होगी कितनी होगी, खर्चा होगा कितना होगा, सिर्फ 2 लाख करोड़ का। समझ गए, पैसे चाहिए बहुत ज्यादा, और ये सारी स्कीम्स मिला के भी 2 लाख करोड़ पे नहीं खर्च कर पा रही हैं। डिमांड ज्यादा की है, सप्लाई पैसों की बहुत कम है। तो क्या किया जाए? जो अर्बन सिटीज हैं उनका फिजिकल बेस इंक्रीज करने की आवश्यकता है, उनको आसानी से लोन मिल सके ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है, उनका खुद का रेवेन्यू बेस इंक्रीज हो, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा के, यूजर फीस जैसे वाटर बिल है, बिजली बिल है, इनको थोड़ा बढ़ा के, जो दूसरी सर्विसेज यूजर इस्तेमाल करते हैं सिटीज में उनकी फीस बढ़ा के। लेकिन इससे भी क्या उतना पैसा आ पाएगा जितना कि सिटीज को चाहिए? आंसर है नो, नहीं आ पाएगा। राइटर कहते हैं देखो, ये जो नंबर्स है ना, इतने लाख करोड़ चाहिए, इतने लाख करोड़ चाहिए, ये बताता है कि टेक्नोसेंट्रिक सॉल्यूशंस पे फोकस किया जा रहा है। टॉप पर बैठे कुछ लोग जो है ना, वो डिसाइड कर लेते हैं कि अर्बन इंफ्रा क्रिएट करने के लिए इतना पैसा चाहिए। यही टॉप टू बॉटम जो अप्रोच है ना, कि टॉप पर बैठे बंदे सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि बॉटम पर बैठे लोगों को क्या चाहिए, इसी अप्रोच की वजह से बहुत सारी जो अर्बन प्रॉब्लम्स है ना, वो सोल्व नहीं हो पाती। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए जो नीचे लोग बैठे हैं ना, मतलब लोग जो हैं वो खुद डिसाइड करें किस चीज पर कितना खर्च होना चाहिए, और वो अपनी बात ऊपर तक पहुंचाएं, फिर फैसले लिए जाएं। समझ गए? पॉइंट ये है, हमें बॉटम टू टॉप अप्रोच की आवश्यकता है। लोगों से एंगेज किया जाए, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको क्या चाहिए। एक ना नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया था जिसने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिव्यू किया। उस टास्क फोर्स को चेयर किया गया था, उस टास्क फोर्स के अध्यक्ष थे के.सी. शिवा रामाकृष्णन। इन्होंने काफी सारे सजेशंस दिए थे, जैसे लोगों को एम्पावर किया जाए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को सिटी गवर्नमेंट्स के पास में ट्रांसफर किया जाए, और जिस शहर से टोटल जितना इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है ना, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का, तो उसका 10% यानी 10 करोड़ इस केस में तो उस सिटी को ही दे दिया जाए कि आप अपने हिसाब से खर्चा कीजिए। अभी तो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, थोड़ा बहुत स्टेट्स के साथ शेयर करती है, लेकिन सिटीज को कुछ नहीं मिलता है। समझ गए? मतलब 10% पैसा तो सिर्फ इनकम टैक्स का उसी सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जाए। और 3F की हम हमेशा बात करते हैं,
सिटीज़ को फाइनेंस दिया जाए, यानी पैसा दिया जाए, फंक्शंस दिए जाएं, ज़्यादा पावर्स दिए जाएं काम करने के लिए, और सबसे लास्ट में फंक्शनरीज, जो लोग काम कर रहे हैं सिटी गवर्नमेंट्स में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, उनको ट्रेन किया जाए, उनको और ज़्यादा कैपेबल बनाया जाए, यानी लोगों को, फंक्शनरीज को कैपेबल बनाया जाए। 3F पे फोकस करने की आवश्यकता है। रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए सिटीज़ में। अभी क्या है, बहुत सारी सिटीज़ को ना कंपनीज के माध्यम से चलाया जा रहा है। जैसे एक शिमला की केस स्टडी दी जाती है। शिमला में क्या हुआ, पहले देखो सीवेज और वाटर सप्लाई जो है वो शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आ गई थी, लेकिन देखो बाद में ये 2017-18 में फिर से शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेके एक कंपनी को दे दी गई, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड। अब इस कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रन किया जा रहा है, जो म्युनिसिपैलिटी के अंडर नहीं आती है ये कंपनी। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को ना पावर देनी होगी अर्बन लोकल बॉडीज को, ऐसी ऐसी कंपनीज बना देना जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं है म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स के प्रति। तो मतलब ये तो वो वाली बात हो गई। इस चीज को ना राइटर नाम देते हैं पैरास्टल्स। ये देखो पैरास्टल्स, मतलब कंपनीज जो बना दी जाती हैं किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई के लिए, सीवेज को हैंडल करने के लिए। तो ये म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स को और ज्यादा अटैक करता है, मतलब उनको और ज्यादा, उनसे उनकी शक्ति खींचता है, लेता है उनसे शक्ति, बजाय उनके कि उनको इंपावर करने के। तो ये नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइटर का मानना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।